तो आज का क्लास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन। तो पिछले क्लास में हमने ग्राफ पढ़ा, सॉरी आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा, और ये आर्हेनियस इक्वेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले इक्वेशन को एक बार सामने लिखते हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन हमने पढ़ा है k इक्वल्स टू a e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, और दोनों तरफ लॉग लेने पर मुझे मिला है नेचुरल लॉग k इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। t को जरा हम अलग से लिख रहे हैं क्योंकि ग्राफ हमारा इन्हीं पर, ग्राफ हमारा इन्हीं पर, ठीक है। ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन जो हमने पिछले क्लास में देखा। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें। इसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे और इनके बीच ग्राफ बनाएंगे, इनके बीच ग्राफ बनाएंगे तो सीधी सी बात है स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सॉरी 2.303 नहीं आएगा, नेचुरल लॉग है ना, माय मिस्टेक। लॉग रहेगा तब ना आएगा। हम इनके बीच ग्राफ बनाएंगे तो सीधी सी बात है ये इंटरसेप्ट को इंडिकेट करेगा और ये स्लोप को नेगेटिव यानी डाउनवर्ड। तो एक बार फिर से उससे पहले एक लाइन लिखिए। ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ, on plotting a graph between ln k and 1 upon t by comparing y equals to mx plus c with Arrhenius equation. By comparing y equals to mx plus c with Arrhenius equation, we get a straight line. We get a straight line. तो हम एक स्ट्रेट लाइन पाएंगे अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें। तो वेरी सिंपल, ये हमारा ग्राफ, इनके बीच हमने ग्राफ ड्रॉ किया ln के और 1 अपॉन टी, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये इंटरसेप्ट ये इंडिकेट करता है और ये हमारा स्लोप, तो स्लोप इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R। तो सिंपल वे में ग्राफ है, इनसे कोई खास मतलब नहीं, लेकिन हमें ग्राफ जानना है कि अगर हम इनके बीच ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें इंटरसेप्ट ये कहलाएगा, ये स्लोप कहलाएगा और ग्राफ इनके बीच है। अब कोई दिक्कत? आगे चले, छोटी सी बात। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर टेम्परेचर का इफेक्ट बताने जा रहे हैं। अभी रिपीट कर देंगे, कुछ लोग अभी अभी आए हैं तो रिपीट करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किन के, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इनके बारे में आइडिया किसने दिया, तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ये दो साइंटिस्ट मिलकर। अभी हम ये बताएंगे 2 लाइन पहले। according to Maxwell and Boltzmann the distribution of kinetic energy with respect to fraction of molecule predict the temperature affecting rate. Temperature affecting rate मतलब सिंपल मतलब है कि टेम्परेचर की वजह से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में फर्क पड़ता है और जिसकी वजह से रेट अफेक्टेड हो जाता है। टेम्परेचर की वजह से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज आता है जिसकी वजह से रेट अफेक्ट होता है। तो ये कंसेप्ट आर्हेनियस का है, ग्राफ इन्होंने इन्हीं के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया। क्या कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स डबल ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स। तो इन्हीं के स्टेटमेंट को इन लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, उनके वेरिएशन को रिप्रेजेंट किया। तो वेरिएशन कैसे बनेगा, तो ध्यान देना, हम ग्राफ बनाने जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान देना, ये है हमारा ग्राफ। इधर हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और इधर काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी लेते। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, हमने माना 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट किया, टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। तो कितने टेक पार्ट नहीं किए, कितने टेक पार्ट नहीं किए? जैसे ही टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, बिल्कुल सही, ये टेक पार्ट, ये डजंट टेक पार्ट, डज नॉट टेक पार्ट। एक सेकेंड, हमने आपकी बात अभी देखी नहीं, हमारा ध्यान यहाँ। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन इंक्रीजेस। अभी हम 10 डिग्री नहीं बोल रहे हैं, 10 डिग्री पे डबल होता है, वो पता है, केवल इतना बोल रहे हैं कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, तो डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन घटेगा। अगर तुमने इसी को डबल कर दिया तो ये भी डबल हो गया, तो ये घट गया। इसी को ग्राफ में दिखाना। तो एक ग्राफ ऐसा जिसमें ये दोनों इंक्लूड, जिसमें ये दोनों इंक्लूड। ध्यान देना अंशु, हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है और 100 में 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन दिस। हम शुरू से बता रहे हैं उत्सव, ध्यान देना,
तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल है। आर्हेनियस का ही कंसेप्ट है, आर्हेनियस का ही कंसेप्ट। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इसके कंसेप्ट को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। हमने शुरू में ही कहा, आपने हमारी बात सुना नहीं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, या तो बंदे सुनते नहीं हैं या लेट आते हैं। हमने अभी अभी कहा है, ध्यान देना कि ये जो ग्राफ है आर्हेनियस का, ये जो ग्राफ है आर्हेनियस का है, लेकिन मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने आर्हेनियस के कंसेप्ट को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने आर्हेनियस के कंसेप्ट को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ध्यान देना, हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, जिसमें से 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। 5 मॉलिक्यूल, तो कितने टेक पार्ट नहीं कर रहा? अगर 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है तो 95 टेक पार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से पिछले क्लास में ही पढ़े, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाता है। अब जो लोग उसे घर पे नहीं पढ़ते हैं उन्हें समझ कम आएगा। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया तो डज नॉट टेक पार्ट घट जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 100 ही है ना। ये 5 है तो ये 95, ये 10 है तो ये 90। इसी को ग्राफ में दिखाना है। तो ध्यान देना, एक ऐसा लाइन जिसमें दोनों इंक्लूड है, ध्यान देना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, ये रहा 5, और डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, ये रहा 95। हमने माना इस वक्त ये T डिग्री है। T डिग्री टेम्परेचर पर, T डिग्री टेम्परेचर पर इतने मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं और इतने मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहे। जैसे ही तुमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ये बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा, यानी आपका ग्राफ कुछ ऐसा बने। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन बिकम्स डबल। ये अगर बढ़ गया तो ये घट गया। ये कब? तो जब T + 10 डिग्री आप लेते हो। तो जैसे ही T डिग्री से तुमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया और डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन घट गया। कोई दिक्कत? हेलो, एक सेकेंड में। हेलो, हाँ बोलो बाबू। गुड इवनिंग। हाँ हाँ, क्लास कौन? 11। आज 8 to 9 11th की क्लास है। तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा, जूम ऐप के थ्रू क्लास चल रही है। तो अभी जैसे कि मैं 12th का क्लास ले रहा हूँ, तो 1 घंटे के बाद मैं सारा सेंड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट है उनका नाम, व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। आज पहली क्लास है 8 to 9, तो 800 पर मंथ। ठीक है, मैं सब कुछ अभी क्लास खत्म होने के बाद आज बात कर लेते हैं। जब लिंक ये क्या कहते हैं लॉकडाउन टूटेगा तब, उम्मीद कम है नवंबर से पहले में। ठीक, ध्यान देना। तो किसे ये ग्राफ नहीं समझ आया?
ये बता दो, इसके अकॉर्डिंग सोचना। इस ग्राफ को आप इसके अकॉर्डिंग सोचना, तभी समझ आएगा। जिन्हें नहीं समझ आया तुरंत कह दो। इस ग्राफ को इसके अकॉर्डिंग सोचना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आया? ग्राफ ध्यान देना, हमारी बात समझो ध्यान से। हमारे पास 100, एक बार सारे लोग ध्यान से, जिन्हें नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से। प्रियंका, तुम्हें ये समझ आया? ये ग्राफ समझ आया प्रियंका? चलो अच्छी बात, यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना सब लोग एक बार फिर से। हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है और हमने रिएक्शन शुरू किया प्रोडक्ट के लिए। तो शुरू में 5 मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, 100 में से 5। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। इसे आप ग्राफ में दिखाओ। तो इन दोनों को एक साथ ग्राफ में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये रहा ये ग्राफ, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इतने फ्रैक्शन ये 5 को इंडिकेट कर रहा है और ये पूरा पार्ट 95 और दोनों मिलकर 100। इतने मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल टेक पार्ट नहीं कर रहे। जैसे ही तुमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, फ्रैक्शन डबल हो गया। अगर ये बढ़ गया तो डज नॉट टेक पार्ट तो घटेगा, क्योंकि दोनों का सम 100 ही होना चाहिए ना। तो जैसे ही तुमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन बिकम्स डबल, और जो डज नॉट टेक पार्ट है वो कम हो गया। एक ग्राफ इनका और एक ग्राफ इनका, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। पहले T डिग्री पर और फिर T+10 डिग्री पर। फिर भी कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो, क्या दिक्कत है? दोनों को तो एक ही में रिप्रेजेंट करना है ना, क्योंकि ओवरऑल 100 है। 100 में से तुम्हें 5 और 95 दोनों दिखाना है। 100 में से 5 और 95 दोनों दिखाना है, इसलिए मुझे एक ही साथ दिखाना होगा। जैसे कि ये लाइन है, तुम्हें एक ही लाइन में दोनों दिखाने हैं। ये टोटल 100 है, ये टोटल 100, इतना ये 5 है, ये 95। जैसे ही 10 डिग्री बढ़ा, ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो ये पोर्शन हो गया 10 और ये पोर्शन हो गया 90। दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करना होगा ना, क्योंकि टोटल 100 है, फ्रैक्शन में दिखा रहे। तो वही चीज हमने यहाँ किया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, ध्यान देना, कहीं कंफ्यूजन हो तुरंत बोलना। ये ग्राफ आर्हेनियस का ग्राफ है, लेकिन रिप्रेजेंट किया मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, लेकिन दोनों ही कंसेप्ट आर्हेनियस है। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कंफ्यूजन बने तो बोलना जरूर। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी कैटलिस्ट, टेम्परेचर तो हो गया। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा थ्योरी है। तो थ्योरी है तो ध्यान से सुनेंगे। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट किसे कहते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में डाला जाए तो अपने अंदर परमानेंट
चेंज किए बगैर। टेम्पररी चेंज होता है, रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन फाइनली एज इट इज निकल जाता है। तो टेम्पररी चेंज आता है, परमानेंट चेंज नहीं आता। अधूरी बात है उज्जवल, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, डिक्रीज भी होता है। इंक्रीज तो होता है, डिक्रीज भी होता है। बिल्कुल सही, ध्यान देना। तो हमारी बात सुने, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन के अंदर वो केमिकल सब्सटेंस, बिल्कुल सही। कैटलिस्ट जो है मेनली सरफेस एरिया देता है, लेकिन सरफेस एरिया देता है, लेकिन उस सरफेस एरिया की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आता है, जिसकी वजह से रेट में चेंज आता है। तो अब आप लोग मत बोलो, मुझे बोलने दो, ताकि सारे बच्चे सुन सके, समझ सके। इसलिए अब हम आपकी चैटिंग नहीं देखेंगे, हम अपनी बात बोलेंगे। ध्यान देना, कैटलिस्ट कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में डालते हैं, तो वो रिएक्शन में टेम्पररी इन्वॉल्व होता है, परमानेंटली नहीं। इन्वॉल्व होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लाने के बाद एज इट इज बाहर निकल जाता है। तो परमानेंटली इन्वॉल्व नहीं होता है, टेम्पररी। तो सिंपल वे में कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसके एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आता है, और उस एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज की वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो कैटलिस्ट दो तरह के हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे वो नेगेटिव कैटलिस्ट। हम मेनली पॉजिटिव की बात करते हैं, होता दोनों है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और आप जब भी देखते हो तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही देखते हो, नेगेटिव कैटलिस्ट वैसे याद रखेंगे। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है नेगेटिव कैटलिस्ट, इथाइलिन ग्लाइकॉल, एक परफेक्ट नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। तो फिलहाल हमने कहा थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है। तो सब्सटेंस विच कैन चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोलेंगे, चेंज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल, हाँ जी। विच कैन चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों काम करते हैं। विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन without itself undergoing any permanent chemical change, परमानेंट केमिकल चेंज के बगैर, उसी को हम कैटलिस्ट कहते हैं। दैट इज कैटलिस्ट। अब बहुत जगह ये एग्जाम्पल आता है, कम से कम एक एग्जाम्पल याद रखना। 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड 2KCl और प्लस 3O2। बहुत जगह रिएक्शन मिलेगा, इस रिएक्शन को याद रखना कि MnO2 is the catalyst which is used for the decomposition of potassium chlorate। इसकी वजह से ये तेजी से डिकम्पोज होता है, तो इसे याद रखना। ठीक है, आप बिल्कुल कुछ भी कह सकते हो। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, कैटलिस्ट एक नहीं हजारों हैं, कुछ भी याद रख सकते हैं, ये बार बार तुम्हें मिलेगा। अब ये कैटलिस्ट करता क्या है, ये कैटलिस्ट करता क्या है, तो ध्यान देना। इट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ और रिएक्शन मैकेनिज्म
और रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ लिख रहे हो, अभी हम नहीं देख रहे, दोबारा लिखना जब बोलेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म by reducing the activation energy between reactant and product, hence lowering potential energy barrier। आपकी बात हम नहीं सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ लिख पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये मेन फंक्शन करता है, मेन फंक्शन कैटलिस्ट का ये है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, जब हम पूरी बात बताएंगे तब आएगा। अब इस कैटलिस्ट का मेन इफेक्ट होता क्या, ये तो इसका मेन फंक्शन है। अब इसकी वजह से ध्यान देना, इट कैन catalyze a spontaneous reaction but not non-spontaneous। अब कुछ बच्चे को ही याद होगा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, लिखना मत। it does not affect equilibrium कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाता है, गिव्स एनर्जी चेंज 0। तो ये इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ तो प्रभाव डालेगा, बिल्कुल। क्योंकि जब तुम कैटलिस्ट डालोगे और अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जिस रेट से फॉरवर्ड जाएगा उसी रेट से बैकवर्ड इंक्रीज करेगा, दोनों को इंक्रीज करता है। इसलिए इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्विकली अचीव हो जाता है। इट अचीव द इक्विलिब्रियम क्विकली, अचीव इक्विलिब्रियम क्विकली, ये क्विकली अचीव हो जाता है। ठीक, अब हमारी बात को ध्यान से सुनोगे, हमारी बात को, तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो कैटलिस्ट का मेन फंक्शन होता है एक्टिवेशन एनर्जी पर। पहले हम इसे समझें, उसके बाद हम दोबारा कैटलिस्ट पर आएंगे। और बीच में कुछ लोग कुछ लिखना चाह रहे थे, क्या लिख रहे थे जरा फिर से लिख दो, ताकि हम देख ले आप कुछ पूछ रहे थे या मुझे बता रहे थे। कुछ लोग कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए क्या पूछना है जल्दी। सर इथाइलिन ग्लाइकोल कौन सी रिएक्शन में उसे होता है? रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिक्रीज करने का काम करता है। अभी हम आते हैं इनमें, रुक जाना। इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे कि कनाडा है या फिर डेनमार्क है या कोई भी ऐसे कंट्री जिनके टेम्परेचर, हाँ, नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया। तो जो भी प्रोसेस में डिक्रीज हो गया, एंटी फ्रीज बोला जा सकता है, एज ए एंटी फ्रीज। एज ए एंटी फ्रीज इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, यानी फ्रीज होने का जो उसका रेट है वो कम कर देता है, वहां रेट पर ही इफेक्ट डालता है, इसलिए उसे एंटी फ्रीज भी बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हमारी बात को सुनना। हाँ, कार में यूज होता है, क्योंकि कार में एक रेडिएटर यानी रेडिएटर लगा होता है जो इंजन को ठंडा करता है। अब पानी 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। अभी आप कुछ मत समझिए, ध्यान देना। अभी पहले हमारी बात सुनो, नहीं तो तुम लोग से चैटिंग में समय निकल जाएगा। हमारी बात को सुनो, कुछ मत पूछो। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं अच्छी तरह से। हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, दोनों मिल करके क्या बनाएगा?
हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। सर जी आपने इतना दूर क्यों लिखा? कुछ कारण। ये दोनों मिलकर पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन, H2 और I2। जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर ये प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे इंटरमीडिएट भी कहा, सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट। उसी की तरह होता है ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब रिएक्टेंट अब रिएक्टेंट नहीं रहा लेकिन प्रोडक्ट अभी बना नहीं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का सफर। ठीक है, अब ध्यान देना। अब रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में जो एनर्जी में चेंज आता है, जो एनर्जी लगता है, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी ट्रांजिशन स्टेट बनने में जो एनर्जी लगा वो एक्टिवेशन, और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनने में लगता है वो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन। तो पहले जरा हम दोनों को लिख दें, ध्यान देना, तभी पहले रुक जाना, केवल हमारी बात सुनना। बीच में सवाल बहुत बनेंगे और जब आखिरी में पूछोगे तो सवाल कम बनेंगे। केवल हमारी बात ध्यान से सुनते जाओ। द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे इंटरमीडिएट बोलो, ट्रांजिशन स्टेट बोलो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ से यहाँ जो भी एनर्जी लगेगा वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट, द मिनिमम सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू initiate the reaction, initiate the reaction is called threshold energy, threshold energy। रिएक्शन को शुरू करने में जो एनर्जी लगता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि रिएक्शन को शुरू करने में जो एनर्जी लगता है वो एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा नहीं है। अब जरा इनको क्लियर वे में बता दे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर में पहले से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर रिएक्टेंट के अंदर कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी होता ही है, जिसे कहते हैं एनर्जी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो एनर्जी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस हमने जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी जब इसमें मिलता है तब मॉलिक्यूल एक्टिव होता है,
तो इन दोनों के सम को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो जो तुमने मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी दिया वो एक्टिवेशन एनर्जी, और दोनों के सम से अब रिएक्टेंट काम करना शुरू करेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इन दोनों का सम होता है, और जो तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो ये दोनों में फर्क है। एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल का सिंपल मतलब ये कि हर रिएक्टेंट के अंदर, हर सब्सटेंस के अंदर एक पहले से इंटरनल एनर्जी होता है, उसी को कहते हैं एनर्जी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और फिर हमने जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया और इनको गेन करके वो मॉलिक्यूल एक्टिव हुआ, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी दिस प्लस दिस। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? आगे चले। समझ? किसी को कोई दिक्कत हो? एक बार और। बिल्कुल सही, एक बार और, लेकिन 5 मिनट के बाद, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट और बताना है, उसके बाद ये कहानी क्लियर होगी। तो 5 मिनट और रुकेंगे, फिर हम आते हैं। ध्यान, एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा आपको देना ही पड़ेगा, बिना इसे एनर्जी दिए ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा। या तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से ये खुद गेन करेगा, या आप देंगे, नहीं देंगे तो भी ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेगा। इसके अंदर कुछ खुद का एनर्जी है, रिएक्शन डायरेक्ट होता है। जैसे ये और ये आपने मिक्स किया, प्रोडक्ट बना, तो इसने एनर्जी इससे गेन किया, इसने एनर्जी इससे गेन किया। खुद के एनर्जी पजेस से कुछ नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं से उसे एनर्जी मिलेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। चाहे एयर से मिले, चाहे मॉइस्चर से मिले, चाहे कहीं से मिले, चाहे अनदर रिएक्टेंट से मिले। अपनी मर्जी से तो कोई नहीं हिलता है, चाहे कितना भी हो जाए। ढक्कन कहाँ गया? ध्यान देना। हाँ, तो बहुत लोगों ने कहा सर एक बार फिर से बता दो। हम एक बार फिर से बताएंगे, जरा एक ग्राफ बना दें। उम्मीद करते हैं ये ग्राफ बनते ही पीछे का 99% ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। ग्राफ बनते ही, तो ये ग्राफ किसका है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ध्यान देना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से सारे लोग, तभी समझ आएगा। इधर हमने पोटेंशियल एनर्जी ले ली, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और रिएक्शन प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा है। रिएक्शन प्रोग्रेस, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, तो हर रिएक्टेंट में हमने अभी अभी कहा कि कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी पहले से होता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास पहले से, हमने माना कि ये रहा रिएक्टेंट, कुछ ना कुछ इतना एनर्जी उसके पास पहले से। अब ये रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान देना, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रास्ता, ये बीच का पार्ट
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट में पहले से जो एनर्जी है, एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन किया, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और इन दोनों का सम यहां से यहां थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये रिएक्टेंट एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, यहां से यहां एक्टिवेशन एनर्जी, और ये दोनों का सम थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन जो है हमारा, रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट में कम, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक है इसलिए ग्राफ ऐसा। अगर एक्सोथर्मिक होता तो ये ग्राफ ऐसा होता। अब तुमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट हम डालते हैं किसी रिएक्शन में, जब हम कैटलिस्ट डालते हैं किसी रिएक्शन में, तो कैटलिस्ट का काम होता है, कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, ताकि एक नया रास्ता प्रोडक्ट की ओर फॉलो। अब इस रास्ते में ज्यादा समय लगेगा या इस रास्ते में ज्यादा समय लगेगा, तो कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, यानी एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, अब प्रोडक्ट जल्दी मिल गया। उम्मीद करते हैं सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझ आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत? तो इसी ग्राफ से आप पीछे का भी समझ सकते हैं, इसी ग्राफ से आप पीछे का भी समझ सकते हैं। हमने यहाँ सब कुछ बताया है, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना कि हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होकर जाएगा। तो रिएक्टेंट को जितना एनर्जी मिला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और उनके अलावा जो भी एनर्जी में चेंज है, वो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, यानी ये एंडोथर्मिक, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी ओफो, जल्दीबाजी में उल्टा बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट का कम है, ये एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होता है, तो प्रोडक्ट में एनर्जी कम है और प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा है, तो ये हमारा एंडोथर्मिक, थोड़ी मिस्टेक, और ये हमारा एक्सोथर्मिक। अब तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये हो गया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये हो गया, तो मिनिमम ये पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकेंड रुक जाना, जिन्हें प्रॉब्लम हो एक एक करके बोलना, पहले तन्मय बोलो तुम्हें क्या दिक्कत। शुरू से बोलेंगे, तन्मय तुम्हें कोई दिक्कत, बोल दो। अभी नहीं, वो तो हमने बाय मिस्टेक लिख दिया, एक्सो का मतलब हीट रिलीज और एंडो का मतलब हीट गेन, इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, वो तो हम ऐसे ही बिना ध्यान दिए लिख दिए।
रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट में एनर्जी कम है। ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी है। तो अगर हीट रिलीज हो गया तो प्रोडक्ट में एनर्जी कम मिला, और अगर रिएक्टेंट ने एनर्जी गेन कर लिया तो प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा हो गया। इसमें कंफ्यूज मत हो, ये छोटी सी बात है। रिएक्टेंट ने एनर्जी रिलीज कर दिया तो प्रोडक्ट में एनर्जी कम, रिएक्टेंट ने एनर्जी गेन कर लिया तो प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा। हिंदी में समझाएं, ये रिएक्टेंट है, 3 किलो जूल है, तुमने इसमें 2 किलो जूल हीट दिया तो प्रोडक्ट में 5 किलो जूल आ गया। तो ये हो गया एंडो। और एक्सो में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाते समय 3 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया, प्रोडक्ट बनाते समय ये रिलीज किया। अगर इसमें 5 किलो जूल है तो इसमें 2 किलो जूल, तो ये हो गया एक्सो। अगर हीट गेन होगा तो प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा होगा, एंडो। अगर हीट रिलीज होगा तो प्रोडक्ट में एनर्जी कम होगा, एक्सो। अब बोलो कोई दिक्कत? अब हमारी बात एक बार फिर से, कुछ लोग बोल रहे हैं सर अब भी प्रॉब्लम है, एक बार पीछे भी रिपीट कर देते हैं, जल्दी लेट हो रहा है। लेकिन क्या करें, समझाना होता है, बिना समझे आगे बढ़ना ही बेवकूफी है। कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, मतलब बढ़ाता भी है घटाता भी है। इट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ, ये एक नया रास्ता देता है। कैसे देता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर। मेनली हमने क्या कहा, हम जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ते हैं, इस वजह से हमने रिड्यूसिंग की बात की। ये इंक्रीज भी कर सकता है नेगेटिव कैटलिस्ट में, अभी आप सिर्फ पॉजिटिव में, और जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बैरियर घट जाता है। कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं। यानी ये रिएक्शन की शुरुआत नहीं करता, जो रिएक्शन हो रहा है उसी के रेट में चेंज करेगा। जो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो कैटलिस्ट उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं। क्यों? जिस रेट से फॉरवर्ड को चेंज करेगा उसी रेट से बैकवर्ड को इक्विलिब्रियम क्विकली अचीव हो जाएगा, लेकिन उनमें इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं। हमने पहले रिएक्शन में समझाया कि कोई भी रिएक्टेंट पहले आपस में मिक्स होकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में जो एनर्जी लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट की तरफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और मिनिमम सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इसके अंदर में जो पहले से एनर्जी है और जो तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, इन दोनों का सम से ये आगे बढ़ता है। अब क्या रिपीट करने बोल रहे हो? बार बार रिपीट करेंगे तो 3 महीने तक यही चलेगा। अंशुल ध्यान से सुनो, इसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी पॉजेस्ड, हमने इसे एनर्जी दिया, एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों का सम थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दोनों का एनर्जी से ये आगे बढ़ता है, दोनों के एनर्जी से आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंट में पहले से 2 किलो जूल एनर्जी, तुमने दिया 3 किलो जूल एनर्जी, तब ये रिएक्टेंट आगे बढ़ा, तो रिएक्टेंट आगे बढ़ने में 5 किलो जूल लगा, 2 उसके पास पहले से था, 3 तुमने दिया, ये दोनों मिलकर रिएक्टेंट आगे बढ़ेगा, केवल तुम्हारे दिए हुए एनर्जी से नहीं बढ़ेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो उसके पास है, जो तुमने दिए, दोनों को मिल करके रिएक्शन होता है।
इसी को हमने ग्राफ में यहाँ समझाया। हमने ग्राफ में इसी को समझाया कि हमारे पास रिएक्टेंट में पहले से एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल। हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ से यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये चेंज इन एंथैल्पी। जैसे ही तुमने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करके। इसलिए ये एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। अल्टरनेट पाथ यानी कि इस रास्ते से धीरे जाएगा और इस रास्ते से तेजी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जल्दी बन गया, यानी कि रेट हमारा बढ़ गया। लेकिन अगर वही कैटलिस्ट को हम ऐसे कर दें, उसी में मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, हमने एक ऐसा कैटलिस्ट दिया जो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी। जो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट, ये रेट को घटा देगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है, ताकि रेट घट जाए। हमें सिर्फ पॉजिटिव पढ़ना है, हमें सिर्फ एक्सोथर्मिक पढ़ना है, लेकिन हम आपको नेगेटिव एंडो सब बता रहे हैं, बुक में ये सब नहीं। सरफेस एरिया और एक्टिवेशन एनर्जी, नेगेटिव कैटलिस्ट का एडवांटेज क्या? नेगेटिव कैटलिस्ट का एडवांटेज ये है कि कुछ एक्सप्लोसिव रिएक्शन होते हैं जिसे हम कंट्रोल वे में कर लेते हैं। अगर हम उनका रेट कम कर देंगे तो वो धीरे धीरे बनेंगे, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कम करेंगे, यानी कि हम उनको मतलब प्रॉपर वे में रिएक्शन टेक पार्ट कर लेते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट का ये इफेक्ट है, जो एक्सप्लोसिव उन्हें हम कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे वो रिएक्शन करना है। कोई दिक्कत? अब किसी को कुछ भी पूछना है बोल दो जल्दी, ताकि हम आगे। रिलेशन बिटवीन सरफेस एरिया एंड एक्टिवेशन एनर्जी ना जाने हम कितनी बार बताएं, बहुत बार बताएं, फिर भी एक बार बताते हैं। मेरे पास एक माचिस का तिल्ली है, उसे हम माचिस के तिल्ली से जलाएंगे तो जल जाएगा। लेकिन अगर ये लकड़ी का टुकड़ा है, हम इसे माचिस के तिल्ली से जलाएंगे तो नहीं जलेगा। मतलब हम इसको इतने पीस में कट कर देंगे, इतने पीस में कट कर देंगे कि ये खुद माचिस के तिल्ली के बराबर हो जाए, और जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, यानी एक्टिवेट करने में एनर्जी कम लगेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। उज्जवल, अभी तुम कुछ पूछ रहे थे, बोलो। अभी कुछ पूछ रहे थे, बोलो। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, बोलो बालक। संडे को हम मिल लेंगे। हाँ, 12 बजे के लगभग संडे को मिल लेंगे। हम फोन कर देंगे इसी नंबर पे ना। नहीं, जैसे कि अभी तो हमारी क्लास चल रही है, 9 साढ़े 9 तक कंटिन्यू चलती है, डेली क्लास होता है 5:30 से 9 बजे। ठीक ठीक, ओके। हाँ, बोलो बालक। हम कुछ देखे नहीं, सुने नहीं। क्या आप लोग को समझ आया? जरा हम फोन में बिजी हो। आगे चले, हम आगे चले। रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
हम आगे चलते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं है खासकर। रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो तुमने कहा उसका कोई खास मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है, तो उसका कोई खास मतलब नहीं। हम जरा अब आगे चलते हैं, अभी बता देंगे वैसे उसका सिंपल मतलब। अब जो भी तुमने यहाँ पर देखा, यूं समझ लो ना कि ये जो है ना, हेलो उज्जवल जरा ध्यान देना, बता ही देते हैं। ये जो पाथ है ना, इसी को रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। सिंपल वे में जो पाथ होता है, यानी सिंपल वे में जो पाथ है, जियोमेट्रिकल जो पैरामीटर होता है, ठीक है ना, इसी को रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि अल्टरनेट पाथ जो हम बोल रहे हैं, दैट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जो अल्टरनेट पाथ होता है वही होता है। ठीक है, अब आगे। तो इतने देर में तुमने जो कुछ भी पढ़ा, अब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत एटलीस्ट एक दो जरा अब क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो फायदा कुछ नहीं दिखेगा। तो रुक जाना, एक दो सिंपल क्वेश्चन जो कुछ हमने पढ़ा, बुक के ही क्वेश्चन को उठाते हैं। उठाया जाए, एक्सरसाइज 4.27 उठाते हैं, जो आपने आर्हेनियस पढ़ा है, आर्हेनियस से रिलेटेड है। ध्यान देना सब लोग, तभी, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज फर्स्ट ऑर्डर। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर log K equals to 14.34 minus 1.25 into 10 का पावर 4 अपॉन T, K Kelvin, T temperature. Calculate EA and temperature at which T half equals to 256 minutes. 256 मिनट। हमने आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए वक्त दिया है, सॉल्व करने के लिए नहीं, क्योंकि आपको 30 सेकंड का समय मिलता है। 30 सेकंड, ताकि आप सिर्फ देखकर मुझे बताओ किसे नहीं समझ आए। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देख लिए, अब हमारी बात समझो। इक्वेशन दे रखा है, तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, लेकिन टेम्परेचर तब निकालना है जब टी हाफ ये, जब टी हाफ ये। कुछ भी तो नहीं दे रखा, कैसे निकाला? कितना सिंपल, ध्यान देना। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद आर्हेनियस इक्वेशन। कंपेयर गिवन इक्वेशन with Arrhenius equation। Arrhenius equation, Arrhenius equation से कंपेयर करें तो वो क्या है? अगर आपको याद है तो log K equals to log A minus EA upon 2.303 RT। log A minus EA upon 2.303 RT। तो therefore लिख सकते हैं EA अपॉन 2.303 RT इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 का 4 अपॉन T। तुरंत कहना सर नहीं समझ आया, हमने कंपेयर किया, हमने कंपेयर किया तो दिस इक्वल्स टू दिस, T और T कैंसिल, तो EA इक्वल्स टू 1.25, ध्यान देना, इंटू 10 का पावर 4 K
इसको इधर ले जा रहे हैं 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन, ये भी कैंसिल, तो तुम्हें कितने जूल मिले? तो तुम्हें 1.25 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इतने जूल एक्टिवेशन एनर्जी। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट ऑर्डर, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ के इक्वल्स टू, अब इसके वैल्यू को पुट करो इस इक्वेशन में इंटीग्रेटेड में, तो क्या मिलेगा इंटीग्रेटेड में, यानी के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट, सॉरी जल्दीबाजी में ये हमारा लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 RT इस इक्वेशन में। तो लॉग के का वैल्यू, के की वैल्यू ये पुट कर दिए, तो लॉग 0.693 अपॉन टी हाफ दे रखा है 256, तो डायरेक्ट लिखते हैं 256 इक्वल्स टू लॉग ए हमारा कितना है 14.34, डायरेक्ट उसी को 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 का पावर 4 अपॉन टी के, सब कुछ दे रहा है। अब डायरेक्ट टी निकाल लो, केल्विन हमारा यूनिट आएगा, जो भी आएगा उतने केल्विन आंसर। आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है, तब तक सोचिए। अभी एक क्वेश्चन और करना है, घबराना मत, कम से कम 15 मिनट नहीं तो 5-10 मिनट तो बैठ जाइए। और क्या उम्मीद करें, हर क्लास में हम ये बात को बोले, जो कुछ ही बच्चे रह गए हैं फीस के लिए, अब हर क्लास में मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे भी सही नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग को सही लग रहा है, तो जरा उन लोगों के लिए जो कुछ ही रह गए हैं ध्यान दें। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.8, एग्जाम्पल 4.8, शायद हमने इसका सॉल्यूशन आपको भेज रखा है, थोड़ा समझा दे, मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। ध्यान देना कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 99.9% is 10 times of half-life of first order। सिंपल मतलब, आप ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन में कहता है कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो वक्त लगता है वो हाफ लाइफ का 10 गुना है। 99.9% कंप्लीट होने में जो वक्त लगता है वो हाफ लाइफ का 10 गुना है, प्रूफ कर फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो वेरी सिंपल, हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हमें पता है क्या कि टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, हमने इसे 1 मान लिया। ध्यान से देखना, पूछना जरूर। अब फॉर 99.9% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का केस, तो हमने माना लेट परसेंट में है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 100, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 99.9% कंप्लीट है तो 0.1 फाइनल, इतना कंप्लीट है तो बचा तो इतना ही। अब k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल,
इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 99.9 का लॉग इनिशियल अपॉन 100 0.1 ऊपर गया तो क्या बनेगा 1000। 1000 को 10 का पावर 3 यानी लॉग लगा हुआ है तो 3 log 10 log 10 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 3। हमने इधर सॉल्व कर दिया मतलब 2.303 अपॉन टी 99.9 इंटू 3 क्योंकि इसका वैल्यू आ जाएगा 3। पॉइंट ऊपर गया 1000। 1000 का मतलब ये लॉग लगने की वजह से 3 log 10 log 10 का वैल्यू 1 यानी कि 3। कोई दिक्कत। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 6.909 अपॉन टी 99.9। ये हमारा दूसरा, ये भी के है, ये भी के है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू मुझे क्या मिला 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 6.909 अपॉन में टी 99.9। इनमें कितने का फर्क है, इन्हें कैंसिल करोगे तो 10 का फर्क है। ये 10 टाइम्स में जाएगा। अब ये 10 टाइम्स में जाएगा, इसको क्रॉस करो इसको इधर तो टी 99.9 इक्वल्स टू 10 इंटू टी हाफ। हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो साफ कह दो, कहीं